चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर जो भी जितने भी अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो भी एसेट्स है उन सबको, कौन से एसेट्स, उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? अगर हमने कुछ परचेज किया है तो किस कौन सी प्राइस में होगा? वो परचेज प्राइस में होगा। ठीक है, which includes cost of acquisition, transportation and installation and not at its market price। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम जो भी चीज परचेज करेंगे, ठीक है, तो हम हमारे बुक्स में उसकी एंट्री जब लिखेंगे उसकी अमाउंट हमको लिखनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट में हमको वो चीज आई है। ठीक है, तो हम कौन सी प्राइस लिखेंगे? जो प्राइस में वो चीज हमको मिली, ठीक है, वो क्या हो गया? हमारी कॉस्ट प्राइस, ना कि हम रखेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मींस जो मार्केट में भी क्या रेट चल रहा है उसका, वो उस रेट से हमको कोई लेना देना नहीं होगा। हम कौन सी प्राइस रखेंगे? कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में हमको वो चीज मिली है। ठीक है, इट मींस दैट फिक्स्ड एसेट्स लाइक, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हो सकती है? देखिए जरा, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ प्राइस पेड फॉर देम। ठीक है, ये सारी कैसी चीजें हैं? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, एसेट है लेकिन कौन सी है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे इसको। अ मशीन हैज परचेज्ड बाय XYZ लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, यहाँ पर कुछ भी दे दिया है। ठीक है, मेन कंसर्न क्या है? उन्होंने एक मशीन परचेज करी है जिसकी अमाउंट कितनी है? 5 लाख रुपीस। ठीक है, इसकी अमाउंट क्या है? 5 लाख रुपीस फॉर मैन्युफैक्चरिंग शूज। ठीक है, XYZL करके कंपनी है जिन्होंने एक मशीन ली है जिसकी कीमत, जिसकी प्राइस क्या है? 5 लाख रुपीस, और वो क्या काम करती है? शूज बनाती है। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 1000 वर स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। ठीक है, 1000 रुपीस उसको किस चीज के लगते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लगते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भी इफ अगर हम कोई चीज मंगाते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिलीवरी चार्ज भी लगता है, सब कुछ होता है। सेम वैसा ही है। ठीक है, उसको जहां मंगाया होगा, जिस मशीन मंगाई, देन एकदम से डिसाइड होगा कि नहीं, मुझे ये मेरी फैक्ट्री पे चाहिए। ठीक है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देगा नहीं, कुछ चार्जेस होंगे। तो कितने चार्ज थे? 1000 रुपीस चार्ज लिया था उसका। देन इन एडिशन मींस और खर्चा लगा, किस चीज का? 2000 वर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीन है कि ऐसे ही तो चालू नहीं हो जाएगी, उसको लाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर वायरिंग होती है, उसको प्रॉपर सेट करेंगे तभी जाके चालू होगी। तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया था। कितना आया था? 2000 रुपीस क्या लिया था? इंस्टॉलेशन चार्ज। द टोटल अमाउंट एट विच द मशीन will be recorded in the books of account would be the sum of all these item। sum का मतलब, इसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, sum का मींस एडिशन। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि अब जब आपके पास मशीन आ गई, ठीक है, आपको इतना खर्चा हो गया, तो अब आप जब अपनी बुक्स में, ठीक है, हमको एंट्री करनी होगी। हमारे पास जो भी आए बिजनेस के पर्पस से आया तो उसको एंट्री करेंगे बुक्स में। तो अब आप एंट्री क्या लिखेंगे? मशीन आई, ठीक है, मशीन तो आई, उसके सामने मेन कंसर्न क्या है कि आप अमाउंट कौन सी रखेंगे? मशीन कितने की है? 5 लाख रुपीस की। ठीक है, आप अमाउंट क्या रखेंगे? इन शॉर्ट, हमको मशीन कितने में मिली? हमको मशीन कितने में मिली है? हमको मशीन मिली है 5,03,000 में। कैसे? मशीन मेरी कितनी थी? 5 लाख की, प्लस मुझे क्या देना पड़ा? उस मशीन के लिए क्या देना पड़ा था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो मेरा कितना था? 1000 रुपीस था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ा? ठीक है, 2000 रुपीस मुझे देने पड़े उसके लिए। तो मुझे टोटल मशीन कितने में मिलेगी? मींस फाइनल में कितनी प्राइस लिखूं? 5,03,000। ठीक है, दिस कॉस्ट इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जा सकता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, सपोज, अब आपको क्या सपोज करना है? सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ सेम इज नाउ 90,000। ठीक है, आपने मतलब जो भी एक मशीन ली है उसकी प्राइस क्या है? 5 लाख रुपीस है।
लेकिन सपोज आपको एकदम से पता चले कि उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कितनी हो गई है, 90,000 है, इट विल नॉट बी शोन एट दिस वैल्यू। मींस हमने किस चीज में परचेस करी थी, हमको टोटल कॉस्ट कितना हो गया, लग गया था एक मशीन को परचेस करने में 5,03,000। अब भले उसकी कीमत आपको मार्केट में पता चल रही है कि उसकी कीमत क्या है 90,000, लेकिन हमको मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने कितने में परचेस कर ली है, ऑलरेडी इतने में परचेस कर ली थी। मशीन इतनी थी, हमको उसको टोटल इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्ट के साथ हमको मशीन कितने में पड़ी 5,03,000, हमको 90,000। मींस इन शॉर्ट मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, फर्दर इट मे बी क्लैरिफाइड दैट कॉस्ट मींस ओरिजिनल, ठीक है, और एक्विजिशन कॉस्ट ओनली फॉर न्यू एसेट्स एंड फॉर द यूज्ड वंस। cost concept, the effect of cost concept is that if the business entity does not pay anything for acquiring an asset, these items would not appear in the books of accounts. Thus goodwill appear in the accounts only if the entity has purchased these intangible assets for a price। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पर आपको एक ही चीज बताई जा रही है कि आप जो भी गुड्स आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने फर्म के लिए, तो उसी की जो कॉस्ट प्राइस है हम सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वही लिखी जाएगी, बराबर। और न्यू एसेट्स आपके पास जो भी हो मींस ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन करके नहीं लिखना है यहाँ पे, बराबर। चलिए इस पे आ जाएगा हमारे सिग्निफिकेंस पे। सभी चीज के एक सिग्निफिकेंस देखे थे ना, इसके भी कोई सिग्निफिकेंस है। जैसे दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स एसेट्स टू बी शोन एट द प्राइस एट विच इट हैज बीन एक्वायर्ड, व्हिच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कहां पर आपको मेनली यूजफुल हो जाता है, आपके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा ये रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, आपके एसेट्स के लिए, ठीक है, उनकी प्राइस के लिए, बराबर। नाउ नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। किसके ऊपर हो सकता है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर हो सकता है। और आपको फिक्स्ड एसेट पे पता है कि कौन सी चीजें हैं फिक्स्ड एसेट के लिए, हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किस में आता है, फिक्स्ड एसेट में आता है। ठीक है, the effect of cost concept is that if the business entity does not pay anything, ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या बता रहा है कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी कुछ भी पे ना करे फॉर एन एसेट, दिस आइटम विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मींस हम कोई भी एसेट्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी एसेट्स लेके आ गए, सपोज मैं एक मशीन लेके आ गया हूं, ठीक है, मैं मशीन लेके आ गया, बराबर, लेकिन मैंने उसके सामने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ठीक है, मैंने उसके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन तो किया ही नहीं है, तो क्या मैं इसको मेरी बुक्स में लिखूंगा, नहीं। वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप कोई भी अगर एसेट्स ला रहे हैं और उसके सामने आप ना उसको अभी पैसा दे रहे ना बाद में भी नहीं देने वाले, तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन किस बेस पे होता है, मॉनेटरी बेस पे होता है। ठीक है, मनी वैल्यू आनी चाहिए उसमें। ठीक है, इफ अगर वो नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ एक एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, चलिए, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर डैश प्राइस। ये हमने अभी पढ़ा कि कौन सी प्राइस के हिसाब से हम लिखेंगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे या कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, एकदम जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर में। कौन से, हमने जो चीज परचेस करी, ठीक है, परचेस प्राइस बोलो, उसकी कॉस्ट प्राइस बोलो। हम कॉस्ट क्या, हमने खरीदा, मींस वन काइंड ऑफ परचेस, कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस, बराबर। सिमिलरली आता है, क्या आएगा, परचेस प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग देखा था, सेम
जितने भी हमारे एसेट्स जो है, ठीक है, उन सबका सम करके अगर पूरी चीज को ऐड करके एक लास्ट में टोटल वैल्यू लिखते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट इन रिकॉर्डिंग द फिक्स्ड एसेट इज दैट the cost of the asset will be easy verifiable from the dash document। ठीक है, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ क्या मुझे इसके अंदर इतना खर्चा लगा था या नहीं लगा था। ठीक है, आप इजीली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? हम बोलते हैं नहीं, किसी का सपोर्ट हो तो अच्छा होगा। ठीक है, मींस कुछ सपोर्ट में होना चाहिए आपके। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, सपोर्टिंग क्या आ जाएगा? सपोर्टिंग। Next, the cost concept does not show the dash of the business। ठीक है, cost concept क्या चीज बिजनेस की नहीं दिखाता? क्या नहीं दिखाता है? ठीक है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे ट्रू नेटवर्थ। ठीक है, कि नेटवर्थ मींस उसका जो टर्नओवर बोलते हैं हम लोग, कि टोटल उसका प्रॉफिट कितना है, मतलब बिजनेस का पूरा अभी नेटवर्थ कितना हुआ। ठीक है, मतलब उनका परचेज ले लो, प्रोडक्शन ले लो, ठीक है, टोटल उनका कितना हुआ है। ठीक है, एक कंपनी का नेटवर्थ तो क्या नहीं बता सकता है? एकदम प्रॉपर उसका नेटवर्थ नहीं बता सकता है। ठीक है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज अदरवाइज नोन एज डैश कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं कि इज नोन एज अनदर नेम इज क्या था? यहां पे हम देखा था हिस्टोरिकल था। क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्या जाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे किस पे 2.7 ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है ये? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए क्या दिखा हुआ? ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस लाइन से क्लियर हो जाइए कि ये कैसा है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। मींस ड्यूअल एस्पेक्ट आपको हर चीज की कैसी होगी? ड्यूअल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। मींस डबल, ड्यूअल मींस क्या होता है? डबल एस्पेक्ट ऑफ इज द फाउंडेशन। इट प्रोवाइड्स द वेरी basis of recording business transaction in the books of account। ठीक है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी बिजनेस की रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है उसकी कितनी एंट्री होगी? मेनली 2 एंट्री तो होगी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट assumes that every transaction has a dual effect। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट। कितनी इफेक्ट होगी? मिनिमम 2 इफेक्ट तो होगी ही। ठीक है, देयरफॉर इट अफेक्ट्स 2 अकाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड। ठीक है, किस तरीके से होता है? रिस्पेक्टिव 2 अकाउंट्स होते हैं, उनके रिस्पेक्टिव आजू बाजू में होता है। देयरफॉर द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। ठीक है, जो आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो कहां पर होंगे? मेनली 2 जगह पे लिखे होंगे। ठीक है, 2 ही जगह है, बहुत इजी है। बराबर। नेक्स्ट, इट मींस बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, मींस दोनों जो भी चीज है वो होगी किसमें? अकाउंट्स की बुक के अंदर ही होगा। ठीक है, बस मेन क्या होगा? कोई इस साइड के पेज पे होगा या कोई इस साइड पे होगा। ठीक है, बीच में पार्टीशन करके रखेंगे हम। बराबर। एग्जांपल के तौर पर समझे तो for example goods purchased for cash has 2 effect। मींस यहां पर एक आपको एग्जांपल दिया है, बराबर, और उसका एग्जांपल क्या है कि आपने एक यहां पे आपने क्या किया है? गुड्स परचेज किए। ठीक है, गुड्स में कुछ भी हो सकता है, बराबर, लेकिन आपने परचेज किया है वो भी कैसा? कैश में। मींस आपने पैसा दिया और सामने से कुछ चीज ली, उधारी का नहीं है। ठीक है, आपने पैसा दिया और वो चीज ले ली है। ठीक है, इसमें 2 एस्पेक्ट क्या हो गए? सबसे पहले तो एक चीज बोल सकता हूं कि मेरे पास चीज आई। ठीक है, मेरे पास सामने से गुड्स आया, बदले में मेरे पास से क्या गया? मुझे पैसे देने पड़े। क्लियर है? या मैंने पैसे दिए तब मुझे चीज मिली, है ना? कोई भी हम दुकान पे भी जाते हैं बहुत सी बार, तो क्या करते हैं कि लो पहला पैसा ले लो, ये लो, पहला पैसा दे देते हैं। नहीं, पहले वो चीज लेते हैं, देन हम पैसा देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? ठीक है, गिविंग अ कैश, रिसीविंग ऑफ गुड्स।
ठीक है, आइदर आप ये बोल सकते हैं कि पहले गुड्स मिला देन क्या हुआ, हमने कैश दिया, ठीक है। These two aspects are to be recorded, बस इस तरीके के ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, हम हमारे रेगुलर लाइफ में भी ये सब करते हैं, ठीक है। आप किसी से कुछ परचेस कर रहे हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तब क्या करते हैं, पहले कुछ चीज लेते हैं देन उसको पैसा देते हैं। अगर इसकी जगह मैं बोलूं कि आप खुद एक ओनर है, आपको कुछ बेचना हो, तब क्या करते हैं आप, तब सबसे आप तब कुछ किसी को देते हैं, बाद में वहां से भी आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। तो पहले पैसा मिल जाता है, बाद में आप चीज उसको देते हैं, बराबर। तो यही होता है लेन देन जो हम बोलते हैं, ठीक है, वही अकाउंट्स के अंदर पूरा। नेक्स्ट, thus the duality concept is commonly expressed in the terms of fundamental accounting equation, ठीक है। किसके ऊपर बता रही है, पूरा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस है। क्या है, देखो एसेट्स के लिए कैसे फाइंड करते हैं, एसेट्स इक्वल टू हमारी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मींस ऐसी चीज है जो हमको फ्यूचर में, ये बाद में हमको चुकानी है, ठीक है, पे करना है, प्लस क्या होगा हमारा कैपिटल, ठीक है। तब आपको क्या मिल जाएगा, एसेट मिल जाएगा। हमको जितनी चीज चुकानी है उसके प्लस में हमारा जो कैपिटल है उसको अगर प्लस करेंगे तो क्या मिल जाता है, एसेट मिल जाता है, कि हमारे पास अभी एसेट्स कितने हैं, ठीक है। चलिए, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक है। नाउ the above accounting equation states that the assets of a business are always equal to the claim of owner and the outsider, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप कर लो, ठीक है, जब आपके इक्वेशन होंगे वो एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल, कैसे होंगे, इक्वल ही होगा। एक आपका, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं जिससे परचेस कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं, हम दोनों की जो एंट्री होगी वो सेम ही होगी। सपोज मैंने उससे 100 रुपए लिए तो वो भी अपने बुक में क्या लिखेगा, हाँ 100 रुपए मुझे लेने हैं या देने हैं, ठीक है, एकदम कैसा होगा, सेम ही होगा, ठीक है। दिस क्लेम इज आल्सो टर्म्ड एज कैपिटल और ओनर इक्विटी एंड दैट ऑफ आउटर साइड एज अ लायबिलिटी और अ क्रेडिटर इक्विटी, ठीक है। क्या आता है, क्लेम इज टर्म्ड एज कैपिटल, और या तो हम ओनर इक्विटी बोलते हैं, और आउटर साइड पे क्या आ जाता है, लायबिलिटी और क्रेडिटर इक्विटी, ठीक है। चलिए, द नॉलेज ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन व्हिच हेल्प्स इन अप्लाइंग द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। कुछ रूल्स है, ठीक है, हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं। आपको रूल्स पता नहीं होगा तो आप कैसे कर लेंगे, बीच में कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट्स के भी मेनली कुछ रूल्स है, तभी आप उसको प्रॉपर आप ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। इफ अगर आपको रूल्स पता होंगे तो हम आगे रूल्स देख लेते हैं, कैसे क्या रूल्स है इसके, ठीक है। द इम्प्लीफिकेशन ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज दैट एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, याद रखिएगा कैसे ट्रांजैक्शन बोल रही है, एवरी ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हैज एन इक्वल इंपैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन कौन सा है, हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन वो एसेट में है या वो लायबिलिटी में है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, उसमें बहुत जल्दी पता चलेगा। इन सच अ वे दैट टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है। ये सबसे मेन फॉर्मूला है, या आप समझो फंडा है ये, ठीक है, कि हमेशा आपका जो एसेट का टोटल होगा वो ही टोटल किसका होगा, सेम लायबिलिटी का होगा, या टोटल जो लायबिलिटी का है वही किसका होगा, टोटल एसेट का होगा। मींस दोनों सेम आना चाहिए। अगर दो में से एक भी मिसमैच हो रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी गलती हो गई होगी, ठीक है। दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ एंट्रीज दी हुई है। लेट अस एड सम मोर इंफॉर्मेशन, मोर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका ड्यूअल एस्पेक्ट मींस दो तरीके से बताना है। चलिए, किस तरह से बताएंगे हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमको एक देख रखा हुआ है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे, कैपिटल जो है, मैंने आपको बताया कैपिटल का मतलब क्या होता है,
जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम कुछ एक नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में, ताकि बिजनेस को रन करना है ना, तो हमको कुछ अमाउंट उसमें डालनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट अमाउंट जो होती है बिजनेस के टाइम पे हम जब इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल, ठीक है। ओनर की तरफ से जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। कैसा होता है? वन टाइम कैपिटल। बोल रहे हैं यहाँ पे कि ओनर ने कुछ कैपिटल किस में इन्वेस्ट किया है? बिजनेस में, ठीक है। ब्रॉट मींस लेके आए हैं बिजनेस में, लेके आए हैं मतलब बिजनेस में लेके आए, तो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपके पास क्या है? पैसा आया है, ठीक है। इसके ड्यूअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन देने में क्या आएगा? एक आएगी रिसीप्ट ऑफ कैश, मेरे पास पैसा आया है, बराबर। देन इंक्रीज इन कैपिटल, दो चीज में आएगी। मैं कैश को किस में लिखता हूं? रिसीप्ट में। और दूसरा मेरा कैपिटल क्या हो गया है? बढ़ गया, क्योंकि पैसा आया है ना, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, ठीक है। क्या किया आपने? मशीन परचेज करी है, आपके पास एक चीज आ रही है, परचेज करिए, हाँ, अब मेरे पास एक और मशीन आ गई, लेकिन बदले में मुझे कुछ देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? चेक। चेक मींस बैंक। पैसा मेरा यहाँ पर हार्ड नहीं है, लेकिन किसमें? मैं बैंक में जमा करूंगा, तो मेरा पूरा पैसा किसमें? बैंक में। मेरे बैंक में से मेरा पैसा कम हो रहा है, तभी मेरे पास मशीन बढ़ रही है। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना, कि मशीन भी आ गई पैसा भी आ गया। दो में से एक चीज होगी, एक तो मशीन आ गई तो पैसा गया तो सामने, ठीक है। तो रिडक्शन इन बैंक बैलेंस, आपका बैंक, सपोज मैं अगर एग्जांपल में लूं यहाँ पे, ठीक है, मेरी जो मशीन है वो कितनी थी? 10,000 की थी, ठीक है। एक एग्जांपल है, मेरी मशीन कितनी थी? 10,000 की थी। मेरे पास मेरी मशीन एक और आ गई, ओके, तो मेरा जो फर्म है वहां पर एक और मशीन आ गई, ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ। लेकिन जो मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है, जो मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो तो कैसा हो गया? थोड़ा और माइनस में चला गया। क्या हो गया? माइनस 10,000। मींस जितनी भी अमाउंट होगी, मेरा बैंक बैलेंस सपोज कितना था? 30,000 था, एग्जांपल है ये, ठीक है। मैंने मशीन परचेज कर ली, मेरे पास मशीन कितने की आ गई? 10,000 की मशीन आ गई, लेकिन मेरे बैंक में से कितना पैसा चला गया? 10,000 रुपीस। तो अब मेरे बैंक में कितना पैसा हो गया है? 20,000। 30,000 था, 10,000 चला गया, अब कितना हो गया? 20,000। इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं? रिडक्शन इन बैंक बैलेंस, बराबर। क्लियर है किस तरीके से रिडक्शन हुआ? तो हम रिडक्शन लिखेंगे। लेकिन ओइंग ऑफ मशीन, ओइंग मींस खरीदना, ठीक है। आपने क्या खरीदी? मशीन खरीदी, बराबर, खरीदी है ना, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से होता है, बराबर। चलिए नेक्स्ट, सेम है हमारे में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या किया है? मैंने कुछ गुड्स दे, व्हाटएवर कोई भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, गुड्स से आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। मेन सोल्ड का मतलब क्या हो गया? सेल्स, ठीक है, सेल्स, बेच दिए। कैसे बेचे? कि बाद में लेना नहीं, कैश में पैसा लिया और चीज दी, ठीक है। तो उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे। पैसा आपके पास आया है तो किस में जाएगा? अभी मैं बात करी थी, रिसीप्ट ऑफ कैश में जाएगा, ठीक है। एंड गुड्स सोल्ड, आपके पास से गुड्स गए, ठीक है, बहुत सी चीज गई आपके पास से, तो आप क्या करेंगे? सेल्स में लिखेंगे, या तो डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, ठीक है, बराबर। सेम ये चीज बहुत सी बार हम लोग ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं ना, तब देखना, ठीक है। अब जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तब यही होता है, उनके अंदर वो यही लिखते हैं, उनके पास पैसा आ गया, वो रिसिप्ट में डालेंगे। देन सेल किया मींस हमको जाके लेना होता है, वो हमको आएंगे घर पे देके जाते हैं, ठीक है, वही सब चीज। डिलीवरी चार्ज नो डाउट वो लेते हैं, लेकिन वो लिखते क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर डन, ठीक है। यहां पर उनकी प्रोसेस पूरी खत्म हो जाती है, बराबर। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रेंट पेड इन कैश टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है, रेंट पेड इन कैश टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड में आपको बेसिकली अगर बोलूं तो ये ज्यादातर गांव में देखने बहुत मिलते हैं, विलेज में, ठीक है, जो बोलते हैं जमींदार बोलते हैं, ठीक है, जमींदार। बहुत सी पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, जमींदार एक होता है गांव में जो बहुत रिच होता है,
गांव वालों को पैसे प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई देता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन बहुत चलता है, ठीक है। मैंने एक रेंट पे किया है, कैसे पे किया है? कैश में, ठीक है। किसको? लैंडलॉर्ड को दिया है। क्या दिया है? रेंट दिया है मैंने, रेंट दिया है वो भी कैश में। किसको? लैंडलॉर्ड को। सबसे पहले क्या हो गया, मेरे पास से पैसा गया, जा रहा है ना, मुझे पैसा देना पड़ेगा। वो क्या हुआ मेरे लिए? पेमेंट। क्या हुआ? पेमेंट। ये तो क्लियर ही हमको पता है, मालूम है कि पेमेंट करना क्या होता है। पैसा गया, गया ना पैसा। लैंड, रेंट एक्सपेंस इनकर्ड, किसके लिए गया आपका पैसा, ये बताना तो पड़ेगा ना। अगर मैं अकाउंट में ऐसे लिख दूं कि पैसा गया, देन एक क्वेश्चन तो आएगा कि किस चीज के लिए गया। सपोज यहाँ पे अमाउंट अभी है नहीं, अगर मैं अमाउंट यहाँ लिख दूं 1000 रुपीज, देन आपको बाद में हमने देखा जैसे कि हमको एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है, ये हमको टैली होना चाहिए, बराबर। तो ये टैली ही नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है, बराबर। ये मैं कैसा होना चाहिए? टैली होना चाहिए, है ना, ये टैली होना चाहिए। तो ये अमाउंट का कोई इफेक्ट पता होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो कैसे करेंगे, बराबर। चलिए नेक्स्ट, once the two aspect of transaction are known, जब आपको दोनों जो ट्रांजैक्शन हुआ है और आपको पता है कि उसके दोनों की इफेक्ट आपको किस तरीके से देनी है, it becomes easy to apply the rules of accounting and maintain the records in the books of account properly। ये तो जेन्युइन सी बात है। अगर आपको भी किसी चीज की पूरे रूल्स रेगुलेशन सब पता है तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। सपोज अगर मुझे ही नहीं पता किसी के रूल्स, तो वो मेरे लिए भी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। रूल्स पता है तो इजी है। The interpretation of dual aspect concept is that every transaction, कैसे? Every transaction has an equal effect on asset and liability in such a way that total assets are always equal to total liability of business, ठीक है। ये चीज तो हमको बार बार ही बोले जा रहे हैं, ठीक है, कि हमारा टोटल एसेट कैसा होना चाहिए, हमेशा टोटल लायबिलिटी इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। इसके भी कुछ सिग्निफिकेंस है, वो देख लेते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स अकाउंटेंट इन डिटेक्टिंग एरर्स। किस तरीके से आप सोच रहे हो? आप भी सोच रहे हो कि कैसे एरर कैसे मालूम पड़ जाएगी। सीधी सी बात है, मैं अगर एक साइड अगर आपको बोलता हूं, ठीक है, मेरा ये इक्वल क्या होना चाहिए, एसेट्स जो है और मेरा लायबिलिटी है, ये कैसा मैं बोल रहा हूं यहां पर बार बार इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, ठीक है, यहां पर हमारा लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, ठीक है। सपोज इसका जो टोटल ट्रांजैक्शन था, मींस टोटल लायबिलिटी थी, ठीक है, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स का सपोज करता हूं कि टोटल कितना आया होगा 1000 रुपीज, आएगा नहीं इतना, इससे ज्यादा होगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये इतना आया यार, चलो समझो, ओके 8 हो गया, ठीक है, बराबर। कितना हुआ ये, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, एक मिनट, ओके, ठीक है, बराबर। अभी इसके अंदर जैसे कि हमारे ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं, कैसा होना चाहिए वो, इक्वल। जब भी अकाउंटेंट जो है, ठीक है, कोई भी फर्म, हर एक फर्म में एक अकाउंटेंट तो होता ही, मिनिमम एक तो होता ही। अब वो क्या करेगा, जब एट दिन फाइनल, जब भी हमारा बिजनेस क्लोज होता है ना, ठीक है, साल के आखिरी में, ठीक है, तब हम क्या बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके अंदर देखेगा लायबिलिटी और एसेट, ठीक है, आपका खर्चा जो फ्यूचर में, और आपका जो एसेट है अभी वो देखेगा, इसका टोटल करेगा वो, टोटल ओके कितना आ रहा है 1000। लेकिन जब लायबिलिटी का वो टोटल कर रहा है तब उसको अमाउंट क्या मिल रही है, 1080 रुपीज। मींस यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 80 रुपीज। तो ये जो 80 रुपीज है वो उसके लिए क्या डिटेक्ट करेगा, एरर, बराबर। वो उसके लिए क्या डिटेक्ट करेगा, एरर। कैसे पता चले कि एरर है, क्योंकि हमको क्या बोल रहे हैं कि टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी ऑलवेज शुड बी इक्वल, ठीक है, कैसा होना चाहिए, इक्वल। और यहां पर ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो जितना रिमेनिंग अमाउंट है,
ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगा मेरे लिए एरर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, it encourages the accountant to post each entry in opposite side of two affected accounts। ठीक है, एक अकाउंटेंट का काम क्या है कि आपको जो भी एंट्री मिल रही है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन की कैसी होगी, ड्यूअल इफेक्ट, मिनिमम कितनी होगी, 2 इफेक्ट होगी। ठीक है, वो आइदर एक एंट्री जब होगी, ठीक है, ये आप आगे देखेंगे, ये एक एंट्री सपोज इस साइड पे हुई है, ठीक है, तो दूसरी बुक्स में उस एंट्री की इस साइड पे एंट्री होगी। ठीक है, हम देखेंगे कि वो डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आगे मालूम पड़ेगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए ओके, हियर वी कम्स, हमारी अब 2.6 एक्सरसाइज पे आ गए अभी हम। ठीक है, चलिए क्या है, राइट 2 एस्पेक्ट्स और या तो इफेक्ट बोलूं मैं ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी तक हमने जैसा ऊपर पढ़ा उसी के रिगार्डिंग है पूरी सारी चीज। ठीक है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे पूरा। क्या है फर्स्ट चीज, ओनर ब्रिंग्स कैश इन बिजनेस। ठीक है, जो ओनर है और उसने क्या किया है, वो कैश लेके आए हैं बिजनेस में। ठीक है, ओनर जब भी कैश लेके आएगा हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। याद आ गया, हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा, मेरे पास क्या आया है, कैश आया है। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया है, कैश आया है। ठीक है, लेके कौन आया है, ओनर। तो हमने पढ़ा था कि ओनर जब भी बिजनेस स्टार्टिंग में कुछ लेके आता है हम क्या कंसीडर करते हैं, कैपिटल। ठीक है, क्या कंसीडर किया जाता है, कैपिटल बोलते हैं हम लोग, बराबर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या हुआ, गुड्स हमने परचेज किए, कुछ खरीदा है, बदले में क्या है, पैसा देना पड़ा है। ठीक है, देना तो पड़ेगा, तो क्या आएगा, गुड्स परचेज। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, गुड्स परचेज आ जाएगा, या परचेज लिख सकते हैं सिर्फ, गुड्स परचेज। बदले में क्या देना पड़ा आपको, कैश। ठीक है, पैसा के बिना कुछ चलेगा क्या, नहीं। देन गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैसा, आपने गुड्स बेचे, बदले में क्या लिया, कैश लिया। तो आपके पास पैसा गया कि आया, जल्दी बताइए, पैसा गया कि आया। मैंने कुछ चीज बेची, ठीक है, मींस हम ही लोगों ने, चलिए हमारे बिजनेस में हमने कुछ बेचा, तो बदले में क्या हुआ, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा ना। तो आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या जाएगा, कैश। पैसा आया है, बदले में हमने क्या दिया है, गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सेल्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, इसकी एंट्री किस तरीके से आएगी, खरीदा क्या है। और हमने एक चीज देखी थी कि फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब कैसे थे, फिक्स्ड एसेट थे। फिक्स्ड एसेट है मतलब इनका खुद का भी एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो क्या आएगा, फर्नीचर आपने खरीदा है, फर्नीचर परचेज। बदले में क्या, कैश दिया, तब आया। नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगी, कैश। यहाँ पे मैं कैश का कैसे बोलूंगा, पेमेंट, बराबर। क्या आएगा, पेमेंट हो गया था। ये कैसा था, ये सारी इस साइड रिसिप्ट है। नाउ नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शर्मा। ठीक है, कोई शर्मा नाम का है, कोई होगा। ठीक है, उससे हमको क्या मिला है, पैसा मिला है। रिसीव्ड का मतलब क्या हो गया, मिला। ठीक है, हमने रिसीव किया, हमने क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया है। तो हमारे पास क्या है, कैश आया है, तो क्या आ जाएगा, कैश। किसके पास से आया है, मुझे ये भी तो लिखना पड़ेगा बुक्स में। नहीं लिख दूंगा कि पैसा आया, किसके पास से आया पता नहीं, और बाद में याद है, अरे उसने अभी तक मेरे को पैसा दिया नहीं है। अरे भाई दे चुका है वो, आपने नाम नहीं लिखा है, तो लिख लेते हैं ना हम। ठीक है, किसने दिया था, शर्मा जी ने। ठीक है, शर्मा जी ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, अरे दे दिया है। चलिए, देन क्या है, परचेस्ड मशीन फ्रॉम रामा ऑन क्रेडिट। बराबर, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि जहां पैसा बाद में देंगे, बाद में, ये पैसा नहीं समझो बाद में, बराबर। तो ये वही एक एग्जांपल, हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमने एक परचेस
करी है मशीन, किससे? रामा से। लेकिन कैसी है वो? क्रेडिट पे है, ठीक है। पैसा हम कब देंगे? बाद में। हमारे पास क्या आया है? मशीन आई है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूंगा मशीन। क्या ये मशीन आई है, लेकिन बदले में कुछ दिया है मैंने अभी सामने? नहीं, मुझे देना है। किसको देना है? रामा को, ठीक है। तो इसका मैं नाम लिखूं तो मुझे रामा को ऐसे देना है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड, ठीक है। यहां पे क्या है? सैलरी पेड मींस अभी हमारी एक कंपनी है, सो ऑब्वियस बात है, कंपनी है तो लोग काम करते होंगे, वहां पे काम करे तो पगार तो देनी पड़ेगी। मेरे लिए तो क्या हो गया? एक्सपेंस, मुझे पैसा देना पड़ेगा ना उनको, ठीक है। तो क्या आएगा? सैलरी पेड। क्या है यहाँ पे? सैलरी आएगी सबसे पहले। क्या जाएगी? क्या दे रहा हूं मैं? सैलरी। पेड है मींस कैसे दूंगा? कैश। कुछ यहाँ बोला है क्या? अगर यहाँ पे कोई बैंक नहीं है, कुछ कोई बैंक चेक ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो उसने पे करी है, तो सो ऑब्वियस सी बात है। और कौन सा ट्रांजैक्शन है हमारे पास? कैश में दी होगी ना, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट पेड। क्या बोल रहा है? रेंट पेड मींस मैंने रेंट दिया है किसी को, ठीक है। रेंट दिया है तो क्या एंट्री आएगी? रेंट, पैसा मेरे पास से गया है, क्या आएगा? कैश। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। रेंट मैंने रिसीव किया है, बराबर। अब रेंट मैंने रिसीव किया है तो मेरे पास क्या है? रेंट किस बेस पे होता है? पैसे पे होता है ना, ठीक है। कहीं भी जाओ पैसे पे होता है रेंट के, भाई इतना भाड़ा लगेगा। अब भाड़ा मैंने रिसीव किया मतलब क्या आया? कैश आया। कुछ दिया है मतलब क्या होगा? कैश। तो क्या आएगा? कैश, ठीक है। किस चीज का पैसा आया है मेरे पास? रेंट का आया है, ठीक है। किस चीज का आया है पैसा? रेंट का आया है, बराबर है। क्लियर है? ठीक है। यही यहाँ पे सारे, ठीक है। बहुत इजी है एकदम। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे जाएंगे अभी हम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है इसका नाम? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। चलिए, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, ठीक है। अब कोई भी अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टेट्स रेवेन्यू के हिसाब से एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन वो क्या होगी? सारी चीज इंक्लूड होगी अकाउंटिंग के अंदर अगर उसको रियलाइज्ड किया हो, बराबर। क्या किया होगा? रियलाइज्ड किया गया होगा। द टर्म रियलाइजेशन मींस क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी, ठीक है। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी पैसा लिया वो किस तरीके से होना चाहिए? लीगल फॉर्म में होना चाहिए, बराबर। ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी करके नहीं पैसा निकाल, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैसे? लीगल राइट टू रिसीव दी मनी। जैसे कि दिया है, सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट, बराबर। यहाँ पे ट्रांजैक्शन समझिए क्या बता रहे हैं? सेलिंग गुड्स इज ट्रांजैक्शन, मैं क्या कर रहा हूँ? गुड्स बेच रहा हूँ, हाँ, बराबर। ये क्या हुआ? मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है ना, कि सामने से मुझे क्या बोला है? आपको गुड्स देने, सेल कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ? मेरा ट्रांजैक्शन है, रियलाइजेशन है। इसके सामने मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मुझे किसी ने क्या बोला, अरे एक काम कर रहा है, बाद में ना मुझे कोई प्रोडक्ट बेच देना, मतलब मेरा ऑर्डर है, ठीक है, या 500 यहाँ पे दिया, मेरा 500 सैनिटाइजर, चलो एग्जांपल 500 सैनिटाइजर, ठीक है, सैशेस है, मुझे देना। उसने क्या किया? सिर्फ ऑर्डर दिया, लिया पैसा भी नहीं, ट्रांजैक्शन हुआ कुछ भी ना, उसने मुझे कोई पैसा दिया, क्या मैंने उसको कुछ भेजा? ये सिर्फ क्या हुआ? ऑर्डर है। और ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं, बराबर। तब हमारी बुक में वैसे खींची नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, कैंसिल तो नहीं करेंगे, इसलिए ऑर्डर को क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हो गया है, ठीक है, उसी को हम यहां पर से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
In another word, it can be said that, क्या बोल सकते हैं, revenue is said to have been realized. Revenue is said to have been realized when cash has been received or right to receive cash on the sale of goods or service or both have been created. ठीक है, आप रेवेन्यू को रियलाइज में तब ही इंक्लूड करेंगे जब वो कैसे फॉर्म में होगा, कैश में होगा. ठीक है, आइदर आप यहाँ पे बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं. ठीक है, वन काइंड ऑफ वो भी हो गया, लेकिन कैसा आना चाहिए, बीच में क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, कैश मॉनेटरी है, बैंक के थ्रू भी जाएंगे तो भी क्या होगा, मॉनेटरी होगी. और राइट टू रिसीव कैश. ठीक है, सेल किया है तो बदले में क्या होना चाहिए, कैश आपको मिलना ही चाहिए, मींस पैसा आना ही चाहिए. फिर आइदर आप उसको गुड्स दो या किसी चीज की सर्विस दो. ठीक है, सर्विस के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम सबके घर में, ठीक है, बहुत से फैन, टीवी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब है. ठीक है, कुछ कुछ टाइम में उसको सर्विस की जरूरत होती है कि अरे यार बिगड़ गया, इसको सर्विसिंग करानी होगी. ठीक है, तो वो सर्विस का भी एक कोई चार्ज लेते हैं कि फ्री में आ जाते हैं. नो डाउट, जब हम मशीन खरीदते हैं तब उसके कुछ टाइम तक आपको फ्री सर्विस का भी होता है. देन उसके बाद तो नहीं होता ना. ठीक है, तब उसके लिए क्या होता है, वो एक सर्विस चार्ज लेते हैं वो. फॉर बोथ हैव बीन क्रिएटेड. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये कुछ क्या है, एग्जांपल दिए हुए. ठीक है, और उसी का यहाँ पर आपको डिटेल बताया भी गया है. चलिए, एनपी ज्वेलर्स. ठीक है, कोई है एनपी ज्वेलर्स नाम पे. ठीक है, चलिए, एनपी ज्वेलर्स पता रहेगा हमको कि कौन है. रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑर्नामेंट्स वर्थ ₹5 लाख. ठीक है, एमपी ज्वेलर्स करके कोई है जिनको क्या मिला, एक ऑर्डर दिया है. ठीक है, किसी ने एक ऑर्डर दिया है कि मुझे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स चाहिए, जिसकी अगर मैं नेट वर्थ निकालूं, मींस अगर अमाउंट बताऊं तो अमाउंट कितनी होगी, 5 लाख रुपीस की उसकी क्या है, मेरी अमाउंट है. ये सिर्फ अभी एक ऑर्डर दिया गया है. They supplied ornament worth ₹2 lakh up to the year ended 31st December 2013 and the rest of the ornament was supplied in January 2014. Means क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट जो थे, जो ज्वेलरी होगी, उन्होंने 2 लाख, टोटल कितनी थी, 5 लाख की, जिसमें से उन्होंने 2 लाख की वो कब दे देंगे, 31 दिसंबर 2013 तक वो बना के दे देंगे. ठीक है, अमाउंट कितनी, 2 लाख. और क्या बोल रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट, रेस्ट मींस बाकी की, तो बाकी की जितनी भी बचा होगा. ठीक है, 2 लाख, टोटल कितना था, 5 लाख, उसमें से 2 लाख दे चुके होंगे. रेवेन्यू कितना हुआ, 3 लाख. तो बाकी की जो 3 लाख की होगी उसकी वो सप्लाई कब देंगे, जनवरी 2014 तक आपको मिल जाएगी. बराबर, ये उनका एक स्टेटमेंट दिया है. नाउ लेट अस एनालाइज अबाउ एग्जांपल इन सर्टेन करेक्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या था, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से बताया हुआ है कि आपको एक ऑर्डर मिल रहा है. ठीक है, एनपी ज्वेलर्स को एक ऑर्डर मिला जो कितना है, 5 लाख रुपीस का है, जिसमें से एनपी ज्वेलर्स क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए के ज्वेलरी बना के दे दूंगा. कब, दिसंबर में. ठीक है, दे सप्लाइड, दे देंगे कब, 31 दिसंबर को, और बाकी के जो है वो आपको कब तक मिल जाएगा, जनवरी 2014. अब इसको हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे देखा जाएगा, ये रहा वो पॉइंट हमारे पास. ठीक है, द रेवेन्यू फॉर द ईयर 2013 फॉर एनपी ज्वेलर इज 2 लाख. ठीक है, ये स्टेटमेंट समझिए क्या हुआ है. बराबर, अब ये जो मेरा ईयर है, ठीक है, मेरा ईयर कौन सा है, यहाँ पे 31 मींस 2013 चल रहा है. कौन चल रहा है, 2013 चल रहा है. बराबर, यहाँ पे, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ईयर एंडेड कब है, 31 दिसंबर 2013. मतलब यहाँ पर हमने पहले कहा था कि ये लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर. जो ईयर फाइंड कौन सा कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर फाइंड कर रहे हैं. 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला. ठीक है, ये लोग यही फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, इसी हिसाब से बना रहे लोग. बराबर, चलो
नेक्स्ट, अब क्या बता रहे हैं कि ये लोग कब तक, इनका ईयर क्या है 31 दिसंबर 2013 को एंड हो जाएगा। तो द रेवेन्यू फॉर द ईयर ऑफ 2013 फॉर एनपी ज्वेलरी इज 2 लाख। मैं उसको सप्लाई कब तक करके दे दूंगा 2 लाख तक। कब तक 31 दिसंबर को 2013 तक मैं कितने का सप्लाई कर दूंगा 2 लाख रुपए का सप्लाई कर दूंगा। मतलब 2 लाख रुपए मुझे बदले मिलेंगे, उसके सामने मैं कुछ चीज दूंगा ना, ज्वेलरी दूंगा। तो मेरा जो ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर बराबर। तो इसके बीच में मैंने ये साल में, ठीक है, अभी कौन सा है 13 चल रहा है, ठीक है। तो इतने टाइम पीरियड में मैंने क्या कमाया, कितना हुआ मेरा ट्रांजैक्शन, सिर्फ 2 लाख रुपीस का बराबर। बाकी का जो है वो कब हो रहा है जनवरी 2014। तो ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना, ये मेरा ईयर है और उसके बाद का ये क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा 1/1/14 टू 31/12/14, ठीक है। मैं इसको 2 लाख रुपीस के जो भी है ऑर्नामेंट्स वो कब दे रहा हूं 2013 में दे रहा हूं। तो उसकी एंट्री सिर्फ किस में आएगी, इसी में आएगी। अभी मैंने उसको दिए है क्या ये बाकी के नहीं, तो फिर मैं उसकी यहां एंट्री क्यों करूं, बराबर है। तब यहां पर एंट्री क्यों आएगी। मैं गेटिंग एन ऑर्डर इज नॉट कंसीडर्ड एज रेवेन्यू अंटिल द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है। जब तक कि अभी तक ये गुड्स डिलीवर हुए हैं नहीं, ये सिर्फ क्या दिया था, एक ऑर्डर दे के रखा हुआ था, ठीक है। जब तक वो ऑर्डर दिया हुआ है तब तक मैं उसको बुक्स में तो नहीं लिखूंगा, मींस जो है, ठीक है। अलग से कोई एक बुक बना के रखता है कि जहां पे वो लिख के रखता है कि भाई इसका ऑर्डर आया, इसका ऑर्डर आया करके, ठीक है। लेकिन वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होगी, ठीक है। वो क्या है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट वाली चीज नहीं होगी वो, बराबर। एक अलग से हम नोट में लिखते हैं ना जैसा, इस तरीके का, ठीक है। क्या बता रहा है कि अगर वो आपका ऑर्डर है तो उसको हम रेवेन्यू में कंसीडर नहीं करेंगे। रेवेन्यू मींस आपको मिल रहा है ना, पैसा मिला, वन काइंड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। गुड्स हैव बीन, जब तक डिलीवर नहीं होता, अगर इतना डिलीवर हो गया होता कि भाई 2 लाख का मैं दे चुका हूं, रिमेनिंग बाकी है, हाँ, तब मैं क्या करता, इस 2 लाख रुपए को अपनी बुक्स में लिख लेता, बराबर। चलिए नेक्स्ट, बंसल सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख फॉर कैश इन 2013। कितना 1 लाख रुपीस का बेचा है, सोल्ड किया हुआ है, ठीक है। किसमें दिया है कैश में, ईयर 2013। एंड गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ड्यूरिंग द सेम ईयर। और जो गुड्स है वो क्या हो चुके हैं, डिलीवर्ड हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, और द सेम ईयर मींस हमारा जो ईयर चल रहा है उसी में वो क्या हो गए, डिलीवर हो गए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह के फॉर्मेट में देखेंगे। द रेवेन्यू फॉर बंसल फॉर द ईयर 2013 इज 1 लाख रुपीस, बराबर है। एज द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, गुड्स क्या हो गए, डिलीवर्ड हो गए, वो भी कौन से ईयर में 13 में ही, हमारा जो ईयर था, ठीक है। 1 जनवरी 2013 टू 31 दिसंबर 2013, इसके बीच में ही उसके गुड्स क्या हो गए, डिलीवर्ड हो गए। तो अब जो ये ट्रांजैक्शन है इसको क्या, कैश हैज आल्सो बीन रिसीव्ड, पैसा भी मिल चुका है, मिल गया ना पैसा, हाँ मिल गया हमको पैसा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इस चीज को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गया, गुड्स गया, बदले में कैश आ गया, प्लस वो भी जो ईयर का मेरा अकाउंट्स बना रहा था, बैलेंस बना था, उसी साल में मैंने गुड्स दे भी दिया और उसी टाइम पीरियड में पैसा आ भी गया। हाँ, तो अब क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, बिल्कुल मैं इसी को ही रिकॉर्ड कर सकता हूं, बराबर है। चलिए नेक्स्ट, ओके, अभी क्या है हमारे पास, अक्षय सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अक्षय ने क्या किया है, कुछ चीज बेची है। यहाँ पे हमारी पार्टी कौन है, जो है अक्षय है, जिन्होंने क्या किया, सोल्ड, बेचा है। लेकिन कैसे में बेचा है, क्रेडिट में, पैसा भी लिया है, होगा कि पैसा मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है। कितने का गुड्स है, 50,000 का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2013, ठीक है। मींस 31 दिसंबर को ही उन्होंने क्या किया, कोई आया होगा कि भाई यार साल